हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आजकल हमारे चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे क्या चल रहा है, आपका जो एलटी का फर्स्ट पार्ट है उसकी सीरीज़ चल रही है। तो उसी के अंतर्गत आजकल हम क्या देख रहे थे, आदर्शवाद देख रहे थे। और आदर्शवाद के अंतर्गत कल हमने क्या किया था, कल हमने देखे थे आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य, यानी आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए थे। और उसके बाद हमने देखे थे आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम। तो दोस्तों, अब जब हमारे पास पाठ्यक्रम का निर्माण हो चुका है तो पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए हमारे पास क्या आएंगी, कुछ शिक्षण विधियाँ आएंगी। तो आज हम देखेंगे आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए। अब देखिए क्या कहता है आपके पास, यहाँ पर देखिए। ठीक है, सबसे पहले आदर्शवाद शिक्षण की विधियों पर अधिक बल नहीं देता है। ठीक है, आदर्शवाद क्या कहता है, शिक्षण की विधियों पर अधिक बल नहीं देता है। तो आपसे सीधे सीधे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी फिलॉसफी शिक्षण की विधियों पर अधिक बल नहीं देती है। तो कौन सी फिलॉसफी शिक्षण की विधियों पर अधिक बल नहीं देती है, आदर्शवाद नहीं देती है। अब क्यों नहीं देती है, क्योंकि आदर्शवादियों का मानना है कि आपके पास जो बालक आ रहा है, ठीक है, उस बालक की क्या है, रुचि भी अलग अलग है और उसकी सीखने की योग्यता यानी मानसिक योग्यता। आपको पता है कोई बालक तेजी से सीखता है, कोई बालक धीरे धीरे सीखता है। किसी बालक की खेलकूद में अधिक रुचि होती है, किसी की क्या होती है, पढ़ाई में। कि पढ़ाई में भी किसी की हिंदी पढ़ने में अधिक रुचि होती है, किसी की इंग्लिश पढ़ने में अधिक रुचि। तो इसीलिए जो आदर्शवादियों का मानना है कि जो बालक होता है, बालक की रुचि और योग्यता अलग अलग होती है। तो जब बालक की रुचि और योग्यता अलग अलग होती है तो हम सभी बालकों को एक ही शिक्षण विधि द्वारा नहीं पढ़ा सकते। तो हमें उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार ही शिक्षण विधियों का चयन करना होता है। अब क्या कहा इन्होंने, देखिए, इनके अनुसार यदि शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट हैं तो शिक्षक बालकों की रुचि और योग्यता के अनुसार शिक्षण विधियों का चयन कर सकता है। तो इन्होंने क्या कहा, अगर आपके पास शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट हैं, तो जब आपके पास शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट हैं तो जो आपके पास बालक आ रहा है उस बालक की रुचि भी अलग है और प्रत्येक बालक की सीखने की योग्यता भी अलग है। तो आप प्रत्येक बालक को एक जैसे शिक्षण विधि से नहीं सिखा सकते, अतः आपको बालक की रुचि और योग्यता के अनुसार ही क्या करना होगा, आपको बालक की रुचि और योग्यता के अनुसार ही क्या करना होगा, शिक्षण विधियों का चयन करना होगा। ऐसा किसका मानना है, आदर्शवादियों का मानना है। अब देखिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कहते हैं आदर्शवादी। आदर्शवादी कहते हैं आदर्शवादी स्वयं को किसी एक विधि का भक्त नहीं मानते, अतः उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक विधियों का विकास किया है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि किसी एक खास विधि को नहीं मानते, तो अब तो इन्होंने क्या किया, बालक की रुचि और योग्यता के अनुसार अलग अलग शिक्षण विधियों का विकास किया, बहुत सारी विधियों का विकास किया है। क्यों, ताकि ये जो भी बालक आए इनके पास उसकी योग्यता और उसकी रुचि के अनुसार ये उसको शिक्षण दे पाए। आप देखिए दोस्तों, कौन कौन सी शिक्षण विधियों का विकास इन्होंने किया है। और ये शिक्षण विधियों का आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फलानी शिक्षण विधि का जन्मदाता या विकास किसके द्वारा किया गया है, तो आपको ये सीधे सीधे याद रखना है। देखिए सबसे पहले क्या आता है आपका, प्रश्न विधि। तो प्रश्न विधि का विकास किसने किया है, सुकरात ने। प्रश्न विधि का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे, आप बालक से कोई क्वेश्चन पूछेंगे, बालक उसका जवाब देगा, अगर बालक उसका जवाब नहीं दे पाता है तो आप उसको बताएंगे कि ये चीज़ ऐसी होती है, उसे क्या कहा जाता है, प्रश्न विधि। अगले आते हैं संवाद विधि। तो संवाद विधि का जनक किसे कहा जाता है, प्लूटो। तो संवाद विधि में क्या होगा, आप बालक के साथ बातचीत करेंगे किसी विषय पर, देखेंगे कि बालक उस चीज़ के बारे में क्या क्या जानता है। जो चीज़ जानता है अच्छी बात है, जो नहीं जानता है आप उसको बातों बातों में उसको बताने की कोशिश करेंगे। अगले आते हैं आपके पास आगमन और निगमन विधि। आगमन और निगमन विधि का विकास किसने किया है, अरस्तु ने किया है। अब आगमन और निगमन विधि क्या होती है, इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम शिक्षण विधि पढ़ेंगे। क्या क्या आगमन विधि होती है, क्या क्या निगमन विधि होती है, क्या इनकी कमियां होती है, क्या इनकी अच्छाइयाँ होती है। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है कि आगमन और निगमन विधि का खोज किसने की, अरस्तु ने की है। अगली आती है तर्क विधि। तर्क विधि का विकास किसने किया, हीगल ने किया। तर्क विधि तो आप समझ चुके होंगे, जैसे आपने बालक से कोई क्वेश्चन पूछा, बालक ने उसका जवाब आपको दे दिया, आप बालक ने उसका जवाब दे दिया तो आपने पूछा अच्छा ये होता है तो ऐसा क्यों होता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, तर्क विधि बोला जाता है। अब अगर बालक बता देता तो अच्छी बात है, नहीं बताते तो आप उसको कारण बताओगे कि ये चीज़ क्यों होती है। अगला आता है आपका निर्देश विधि। निर्देश विधि का विकास किसने किया, हर्बट ने। तो निर्देश विधि आप समझ चुके होंगे क्या होगा, आप बालक को बताएंगे कि आपको ये चीज़ करनी है तो किस तरीके से करनी है, इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है, आपकी निर्देश विधि बोला जाता है। यानी आप बालक को बताएंगे कि अच्छा आपको ये चीज़ करनी है तो आप इस तरीके से कीजिए, ये आपको इस चीज़ के करने का क्या होगा, रास्ता होगा, ताकि आप उस चीज़ को आसानी से प्राप्त कर जाओ। अगली आती है खेल विधि। खेल विधि का विकास किसने किया, फ्रॉबेल ने किया। तो आपको ये याद रखना है, खेल विधि का विकास किसने किया है, फ्रॉबेल ने किया। अगली आते हैं, अगली विधि को देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अभ्यास व आवर्ती विधि, इसका विकास किसने किया, पेस्टोलॉजी ने किया। अभ्यास और आवर्ती विधि का तो समझ ही होंगे हम, इसका उपयोग ज़्यादातर हम कहाँ करते हैं, गणित में। यानी आपने बच्चे को कोई चीज़ सिखा दी,
अब आप बच्चे से क्या कहेंगे कि वो इसका बार बार अभ्यास करते रहे, बार बार इसकी आवृत्ति करते रहे, ताकि वो चीज़ उसके दिमाग में अच्छे तरीके से आ जाए। तो उसी को क्या बोला जाता है, अभ्यास या आवर्ती विधि। इसका विकास किसने किया है, पेस्टोलॉजी ने किया है। चलिए अब चलते हैं हम आगे। देखिए, आदर्शवादियों के अनुसार बालकों को शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि प्रश्न विधि है। कौन सी विधि है, सर्वोत्तम विधि प्रश्न विधि। ठीक है, आपको याद रखना है, आदर्शवादियों के अनुसार बालक को शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानते हैं, ये प्रश्न विधि मानते हैं। कौन सी विधि मानते हैं, प्रश्न विधि तथा वाद विवाद विधि है। आदर्श विधि व्याख्यान विधि को भी महत्व देते हैं। तो इनके अनुसार सबसे विधि कौन सी है, प्रश्न विधि, यानी आप बालक से प्रश्न पूछिए और बालक बता पाता तो ठीक, नहीं तो आप उसका जवाब दीजिए। दूसरी विधि कौन सी बताई इन्होंने, वाद विवाद विधि। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आदर्शवादियों के अनुसार सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो आपके पास ऑप्शन दिया होगा, या तो प्रश्न विधि दिया होगा या वाद विवाद विधि दिया होगा। अगर दोनों दिए होंगे तो आप क्या मानोगे, ए और बी दोनों ही आपका आंसर होगा। तो आपको ये याद रखना है कि आदर्शवादियों के अनुसार सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है, प्रश्न विधि और वाद विवाद विधि, साथ ही साथ व्याख्यान विधि को भी महत्व देते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया हमारे आदर्शवाद की विधियां हम पढ़ चुके हैं। अब जब विधियां आएंगी तो विधियों को कराएगा कौन, कोई शिक्षक ही तो होगा जो इन विधियों के जरिए, शिक्षण विधियों के जरिए किससे पढ़ाएगा, छात्र को पढ़ाएगा। तो अब ये आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, या ये आदर्शवादी शिक्षक का शिक्षण में कैसा स्थान मानते हैं। जैसे कि प्रकृतिवादी तो शिक्षण का स्थान क्या मानते थे, गौण मानते थे, है ना। तो आदर्शवादी क्या मानते थे, ले देखिए, आदर्शवादियों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इनके अनुसार क्या होता है, शिक्षा में शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर शिक्षक नहीं होगा तो बालक अपने मार्ग को कभी भी सही ढंग से प्राप्त नहीं कर पाएगा। हाँ, कर भी ले, लेकिन उसको वो मार्ग जितना जल्दी प्राप्त करना चाहिए था उतना जल्दी प्राप्त ना करके उसे प्राप्त करने में क्या लगेगा, अधिक समय लगेगा। अब देखिए क्यों ये शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण मानते हैं, उसको देखते हैं। देखिए, शिक्षक की छत्र छाया में ही बालक का आध्यात्मिक विकास संभव है, ऐसा किसका मानना है, आदर्शवादियों का मानना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार, ठीक है, शिक्षक के जरिए ही बालक का विकास संभव है। तो किसके अनुसार, आदर्शवादियों के अनुसार। अब क्यों है, देखिए, क्योंकि शिक्षक अपने आदर्श व्यक्तित्व से बालक को प्रभावित करता है और उसका पथ प्रदर्शन करता है। इनके अनुसार क्योंकि जो बालक होता है, बालक जो शिक्षक होता है, शिक्षक का व्यवहार कैसे होना चाहिए, आदर्श व्यवहार होना चाहिए। जब शिक्षक का व्यवहार आदर्श होगा तो बालक शिक्षक के आदर्श व्यवहार को देखेगा और उस आदर्श व्यवहार से बालक क्या होगा, प्रभावित होगा। तो उसका जो बालक का व्यवहार होगा उस व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। ऐसा किसका मानना है, आदर्शवादियों का मानना है। देखिए, शिक्षक बालक को जीवन का लक्ष्य बताता है और उसे वहां तक पहुंचने में सहायता करते हैं। इनके अनुसार क्या है कि जो बालक है, बालक को अपना लक्ष्य पता नहीं होता है, तो जो शिक्षक होता है उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार उसे उसका लक्ष्य बताता है कि बालक को करना क्या है, और जो उसका लक्ष्य बताता है शिक्षक उसे उस तक पहुंचाने में भी क्या करता है, सहायता करता है, आसान रास्ता बताता है कि किस तरीके से जल्द बालक वहां तक पहुंच पाए जो उसका लक्ष्य है। चलिए आगे देखिए, एक कोटेशन है, उस कोटेशन को देख लेते हैं। विद्यालय एक उद्यान है, बालक कोमल पौधा है तथा शिक्षक कुशल माली है। जिस प्रकार माली खाद पानी देकर पौधों को विकसित करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी बालक को विकसित करता है। किसने कहा था, फ्रॉबेल ने कहा था। तो देखिए क्या कहता है कि जिस प्रकार खेत होता है ना, खेत में क्या होता है, पौधे लगाते हैं, आप छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। तो जब छोटे छोटे पौधे होते हैं तो वो क्या होते हैं, धूप हवा बारिश से आसानी से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, या कोई भी जानवर उन्हें आसानी से नष्ट कर देता है। तो क्या होता है, वहाँ जो उद्यान होता है उस उद्यान में माली रहता है। माली उन पौधों की क्या करता है, धूप से रक्षा करता है, यानी उनको क्या देता है, समय समय पर पानी देता है, आवश्यकता पड़ने पर खाद देता है। कोई जानवर उन छोटे छोटे पौधों को खाने आता है तो उन जानवरों को भगाता है। तो ये क्या कहता है, उसी प्रकार क्या होता है, शिक्षक भी क्या है, जो एक नन्हा बालक, अबोध बालक है, क्योंकि वो समाज में बहुत सारी चीज़ें देख रहा है तो उसे पता नहीं होता है कि क्या करना है, या क्या पता वो कब बुराई की चपेट में आ जाए। तो इसीलिए क्या होता है, जो शिक्षक होता है वो माली की भांति ही क्या करता है, बालक को समाज की बुराइयों से बचाता है और साथ ही साथ उसे उसका लक्ष्य बताता है कि उसको क्या करना है, और उस लक्ष्य को तक पहुंचाने में उसको सहायता करता है। तो ये कथन किसका था, आपका फ्रॉबेल का था। जो कथन का अर्थ था वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि ठीक है, बालक की तुलना पौधे और शिक्षक की तुलना माली से किसने की है, तो किसने की है, फ्रॉबेल ने की है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। चलिए अब आगे चलते हैं। एडम शिक्षक तथा छात्र दोनों को ब्रह्मांड का अंग मानता है। बालक में निहित शक्तियों को व्यवस्थित तथा आदर्श मार्ग प्रदान करना ही शिक्षक का कार्य है। ये किसने कहा था, एडम्स ने कहा था। तो यहाँ से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बन सकता है कि ठीक है, छात्र और शिक्षक दोनों को ब्रह्मांड का अंग कौन मानता है,
एडम्स मानता है, और एडम्स भी कौन सा विचारक है, एक आदर्शवादी विचारक है। तो ये क्या कहता है, बालक में नहीं, क्योंकि जो प्रत्येक बालक जन्म लेता है तो उसके पास कुछ ना कुछ शक्तियाँ होती हैं, तो लेकिन उन शक्तियों को व्यवस्थित करना, यानी उस बालक को सही रास्ता दिखाना और आदर्श मार्ग प्रदान करना, यही किसका कार्य है, शिक्षक का कार्य है। ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा था एडम्स ने। तो चलिए, अब शिक्षण विधियाँ भी आ गई, शिक्षक भी आ गया, ठीक है, शिक्षक भी आ गया, लेकिन शिक्षक पढ़ाएगा कहाँ, बालक को किसी विद्यालय में पढ़ाएगा। तो आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए, इसका हम अध्ययन करते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए, तो चलिए देखिए क्या कहते हैं आदर्शवादी विद्यालय के बारे में, उनके क्या विचार हैं, इसको देखते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए, देखिए क्या कहते हैं। आदर्शवादियों ने शिक्षा के लिए विद्यालय को अत्यंत आवश्यक माना है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार शिक्षा के लिए विद्यालय होना आवश्यक है, तो किसके अनुसार, आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के लिए विद्यालय होना अत्यंत आवश्यक है। जबकि जो हमारे पास प्रकृतिवादी थे, जो इससे पहले हमने पढ़े, उनके अनुसार विद्यालय ना भी हो तो बालक स्वतंत्र वातावरण में सीख सकता है ना। अब इनके अनुसार क्या है, बालक स्वतंत्र वातावरण में नहीं सीख सकता, अगर हमें उसे ज्ञान देना है तो विद्यालय अत्यंत आवश्यक है, बिना विद्यालय के बालक स्वतंत्र रूप से नहीं सीख पाएगा। ऐसा किसका मानना है, आदर्शवादियों का मानना है। अब चलिए आगे देखते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय को भी आदर्श होना चाहिए, विद्यालय के वातावरण ऐसा होना चाहिए जो छात्र के विकास में सहायक हो। ये तो आप समझ ही होंगे, आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय भी क्या होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, यानी वहाँ का माहौल ऐसा होना चाहिए कि छात्र अपना विकास कर पाए, ना कि डिप्रेस्ड हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं आदर्शवादी अपने विद्यालय के बारे में। ठीक है, विद्यालय ही वह स्थान है जहाँ बालकों के विचार और तर्क करने के लिए उचित प्रदर्शन प्राप्त होता है, जहाँ सामाजिक गुणों का विकास होता है, जहाँ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गुणों को ग्रहण करने का अवसर मिलता है। तो ये आदर्शवादी क्या कह रहे हैं, विद्यालय में ही ऐसा वातावरण निर्मित होता है जहाँ बालक क्या सीख पाता है, किस तरीके से उसको अपने तर्क रखने हैं, ठीक है, सामाजिक गुणों को भी सीखता है, क्योंकि जो विद्यालय है वो क्या है, एक समाज का छोटा रूप है। साथ ही साथ जब बालक विद्यालय में रहता है तो उसके सांस्कृतिक गुणों का भी विकास होता है, यानी अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं, वहाँ अलग अलग समाज संस्कृति के बालक आते हैं, अलग अलग धर्म के बालक आते हैं, तो जो सब मिलकर क्या करते हैं, उसका सांस्कृतिक विकास करते हैं, और साथ ही साथ विद्यालय में जाता है तो उसके अंदर आध्यात्मिक विकास भी होता है। ये सब किनका मानना है, आदर्शवादियों का इस तरीके से मानना है। तो अब आगे देखिए, एक कोटेशन है, उस कोटेशन को देख लेते हैं, कोटेशन किसने दी थी और कोटेशन में उन्होंने क्या कहा था। अब देखिए, बालक को रुचि का ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ प्रेम और सहानुभूति व्यक्त करके उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसने कहा था, फ्रॉबेल ने कहा था। ठीक है, फ्रॉबेल ने क्या कहा था, हमें बालक को ज्ञान प्रदान करना है, और लेकिन उसके ज्ञान उसको प्रदान कब होगा, जब हम उसके साथ प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करेंगे। प्रेम और सहानुभूति द्वारा ही हमें बालक पर नियंत्रण रखना है, ना कि डरा धमका कर। ऐसा किसका मानना है, फ्रॉबेल का मानना है। तो आपको ये कोटेशन भी याद रखनी। चलिए अब आप देखते हैं अगला, आदर्शवाद और अनुशासन, यानी आदर्शवादियों का अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए, आदर्शवादी अनुशासन को अधिक महत्व देते हैं। आदर्शवादी क्या करते हैं, अनुशासन को बहुत अधिक महत्व देते हैं। अब देखिए, आदर्शवादी प्रभावात्मक अनुशासन के पक्षधर हैं। अब यहाँ पर जो एक शब्द दिखाई दे रहा होगा आपको, प्रभावात्मक अनुशासन। प्रभावात्मक अनुशासन का अर्थ क्या हो गया, ठीक है, यानी बालक पर डरा धमका कर हमें को क्या करना है, डरा धमकाकर बालक को अनुशासन में नहीं रखना है, बल्कि हमें अपने व्यवहार को, यानी खुद को अनुशासन में रखना है। जब बालक खुद को, मतलब शिक्षक को खुद को अनुशासन में रखना है। जब बालक शिक्षक के अनुशासनात्मक व्यवहार को देखेगा तो उससे प्रभावित होकर क्या होगा, खुद अनुशासन में रहने की कोशिश करेगा। तो उसको बोलते हैं हम प्रभावात्मक अनुशासन, ठीक है, ना कि डरा धमकाकर। ठीक है, अब यहीं पर देखिए, वह ना तो दमनकारी कठोर अनुशासन के पक्ष में है, क्योंकि भय द्वारा स्थापित अनुशासन स्थायी नहीं होता। तो जैसे मैंने आपको बताया, वो क्या कहते, किसके पक्षधर हैं, प्रभावात्मक अनुशासन के पक्षधर हैं। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से फिलॉसफर या कौन से शिक्षण विधियाँ, नहीं आप क्या बोलो, कौन सा शिक्षण, ठीक है, फिलॉसफी, कौन से शिक्षण दर्शन प्रभावात्मक अनुशासन पर बल देता है। तो कौन सा देता है, आदर्शवाद देता है। अब वो क्या कहते हैं कि कठोर अनुशासन के पक्ष में भी नहीं है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, इसके द्वारा जो स्थापित अनुशासन होता है क्या होता है, अस्थायी होता है। यानी वह क्या कहता है, अगर आप बच्चों के डरा धमकाकर भी अनुशासन में नहीं रख सकते हो, क्योंकि जब आप बच्चे को डरा धमकाकर अनुशासन में रखेंगे तो अस्थायी होगा। यानी जब तक जिससे बालक डर रहा है, यानी जिसने बच्चे को डराया है, जब तक वो सामने रहेगा तब तक तो बालक अनुशासन में रहेगा। लेकिन जैसा ही वो व्यक्ति कहीं जाएगा तो बालक फिर उदंडता करने लगेगा या उच्छृंखलता करने लगेगा। ठीक है, ऐसा किसका मानना है, आदर्शवादियों का मानना है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, दमनात्मक
ठीक है। दमनात्मक अनुशासन पर बल नहीं देते, बल्कि वो क्या कहते हैं, प्रभावात्मक अनुशासन होना चाहिए। यानी अगर आपको बच्चे को अनुशासन में रखना है तो आपको खुद भी अनुशासन में रहना होगा। ऐसा किसका मानना है, आदर्शवादियों का मानना है। चलिए अब आगे चलते हैं। और आदर्शवादी स्वतंत्र अनुशासन में भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि स्वतंत्र अनुशासन से व्यक्तित्व के विकास में बाधा होती है। अब यहाँ पर स्वतंत्र अनुशासन दिख रहा होगा आपको, तो स्वतंत्र अनुशासन का अर्थ क्या हो गया कि आपको ऐसा भी नहीं करना है कि बालक को बिल्कुल खुला छोड़ दिया, बालक अपनी मनमर्जी कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो बालक स्वतंत्रता से अपना विकास नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बालक समाज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें बालक देखेगा, तो बालक को अच्छे और बुरे का तो ज्ञान है नहीं, तो वो क्या पता बालक बुराइयों में ढल जाए। तो इसीलिए वो स्वतंत्र अनुशासन को भी नहीं मानते हैं। वो केवल क्या मानते हैं, अगर आपको बालक का विकास करना है तो समाज को, शिक्षक को, घर परिवार वालों को, खुद को कैसा रहना पड़ेगा, खुद अनुशासित रहना पड़ेगा। जब आप अनुशासित रहोगे तो आपको देख देख कर बालक भी कैसे रहेगा, अनुशासन में ही रहेगा। चलिए अब आगे। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने उच्च आदर्शों से बालक को प्रभावित करके उसमें अनुशासन की भावना जागृत करे, जिससे वह अपना आध्यात्मिक विकास कर पाए। तो जैसे कि मैंने आपको समझा दिया है कि वो क्या कहते हैं कि जो शिक्षक है पहले उसको खुद अनुशासित रहना पड़ेगा। जब वो अनुशासित रहेगा तो बालक निरंतर उसको ऑब्जर्व करता रहेगा और वो उससे प्रभावित होगा अपने शिक्षक से, और वो भी अनुशासित हो जाएगा। ऐसा किसका मानना है, आदर्शवादियों का मानना है। चलिए अब एक दो कोटेशन देख लेते हैं जो किसके बारे में है, अनुशासन के बारे में है, किन किन महान व्यक्तित्वों द्वारा दी गई। देखिए, प्रकृतिवादियों का नारा क्या है, स्वतंत्रता, जबकि आदर्शवादियों का नारा क्या है, अनुशासन। ये किसने कहा, थॉमस और लैंग ने कहा था। तो आपको याद रखना है कि प्रकृतिवादियों का नारा क्या है, स्वतंत्रता, और जबकि आदर्शवादियों का नारा क्या है, अनुशासन। ऐसा किसने कहा था, थॉमस और लैंग ने कहा था। जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था प्रकृतिवाद पढ़ाया, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि बच्चे पर किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती या नियंत्रण नहीं रखना है, बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दो, वहीं से बच्चा सीखेगा। तो वही थॉमस और लैंग कहते हैं कि जो प्रकृतिवादी हैं वो तो स्वतंत्रता पर विशेष बल देते हैं, जबकि जो हमारे पास आदर्शवादी हैं वह किस पर बल देते हैं, अनुशासन पर विशेष बल देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शक्ति का प्रारंभ बाह्य रूप से होता है, परंतु यह उचित होगा कि यदि उसका अंत आदत, निर्माण व आंतरिक रूप में हो। ये क्या कहते हैं कि जो शक्ति है, शक्ति तो ब्रह्मांड से प्राप्त होती है बालक को, ठीक है। अब वो शक्ति का प्रयोग विनाश में भी कर सकता है और निर्माण में भी कर सकता है। तो ये जो हमारे पास प्रोफेसर हॉर्नी है, हॉर्नी क्या कहते हैं, शक्ति तो सभी को प्राप्त होती है लेकिन बाह्य जगत से प्राप्त होती है, और यह अच्छा होगा कि उसका अंत क्या हो, अच्छी आदत निर्माण यानी अच्छी चीज़ों में हो, और आंतरिक रूप से हो, यानी बालक अपने विकास को, अब उस शक्ति का प्रयोग अपने विकास में करे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो ये किसने कहा था, प्रोफेसर हॉर्नी ने कहा था। एक बार आप फिर से सुन लीजिए। शक्ति का प्रारंभ बाह्य रूप से होता है, परंतु यह उचित होगा कि यदि उसका अंत आदत, निर्माण व आंतरिक रूप से हो। यानी शक्ति का जो उपयोग है वो विनाश में ना हो, बल्कि जो भी बालक है वो अपनी आदतों को सुधारने में और अपने आध्यात्मिक विकास या अपने विकास में उन शक्ति का उपयोग करे। ये किसका कहना है, प्रोफेसर हॉर्नी का कहना है, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा आदर्शवाद था, आदर्शवाद आज खत्म हो चुका है। अब हम कल देखेंगे अगला जो हमारे पास टॉपिक होगा, या अगली जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपके समझ में कोई भी बात नहीं आई तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, आप क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपका जो भी डाउट होगा उस डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ भी बता सकते हैं कि वो हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से भी अपनी उत्तराखंड LT की तैयारी कर सकते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ हम ये आशा करते हैं कि यह उनके लिए सहायक भी होगा। तो ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जुड़े रहिए।